जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी सर, वो तो साफ दिख रहा था। फिर भी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, 11th हम थर्सडे को करेंगे, थर्सडे तक का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन उन टॉपिक्स को ही करके आओ। अभी ये मत करना कि मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, अभी जो टॉपिक्स बोले हैं उनको करोगे तभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो ध्यान रखना। चलो करते हैं स्टार्ट। अब तो आज के बारे में हम बात करेंगे वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, इसके बारे में। एलसीआर सर्किट है बेसिकली आज का टॉपिक हमारा, क्या है, एलसीआर सर्किट। हाँ लिख देंगे बच्चे, वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, जो रिवाइज करने हैं वो आज हम जब तुम्हें क्लास में बताएंगे ना तो उसी में बता देंगे, ठीक है। तो पावर फैक्टर एलसीआर के अंदर बात करेंगे। अभी तक हम इंडक्टर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर पढ़ लिया, रेजिस्टर पढ़ लिया, लेकिन अब इकट्ठे पढ़ेंगे इन सबको। फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस देखेंगे, इम्पीडेंस निकालना, सब कुछ इम्पीडेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। आओ थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए फटाफट। हमने बनाया था बच्चे रेजिस्टर, हमने बनाया था बच्चे इंडक्टर, और हमने क्या बनाया था, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर। जो आपकी इक्वेशन में v का तो सबका कॉमन था, क्या v इज इक्वल टू क्या था, v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, i का क्या था सर इस केस में, रेजिस्टर के केस में, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस केस में I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। इंडक्टर में करंट लैग करता है ना, ऐसे इसमें क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। कैपेसिटर में करंट लीड करता है सर, ठीक है। इनका फेजर बनाया था सर, फिर हमने फेजर में क्या था, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर मान लिया इसको एक्स और वाई बोल दिया एक बार के लिए, तो वोल्टेज कहाँ मिलेगी, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर, ओमेगा टी तो यहाँ पर वी नोट लिखेंगे, याद रखना था ना, याद है ना सबको, वी नोट की वैल्यू, क्योंकि फेज तो ये पहले से ही बता रहा है ना ओमेगा टी, तो कोई वी नोट साइन ओमेगा टी मत लिख देना इसको, ठीक है। ये सिर्फ अभी मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, और मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकते हो, हाँ ई नोट भी लिख सकते हो। और दूसरी बात, सिर्फ ये नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ इक्वेशन मत लिखना पूरी, वी नोट लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, या वी आर एम एस लिख सकते हो, उसके लिए भी फेजर बिल्कुल सेम बनेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू की जगह क्या बोल रखा होता है उसने, आरएमएस वैल्यू, वी आरएमएस, तो भी तुम्हें वी नोट की जगह हटा के सिर्फ क्या लिख देना था, वी आर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, करंट कहाँ मिलेगा, करंट कहाँ मिलेगा सर? करंट यही मिलेगा पर सेम होगा मैग्नीट्यूड। एक सेकंड रुको, एक बच्चे का कॉल आ, बच्चे का नहीं था। हाँ देखो, तो ओमेगा टी यहाँ यहीं पर मिलेगा हमें सर, बस थोड़ा सा करंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आ, नेक्स्ट पर क्या है सर, सर यहाँ क्या था सर, वही v तो सब में से कहाँ मिलेगा सर मेरे को, सेम ही मिलेगा, सेम जगह ओमेगा टी। यहाँ पर भी v कहाँ मिलेगा, ओमेगा टी ऊपर मिलेगा मुझे, ओमेगा टी ऊपर मिलेगा सर, v नॉट, और i कहाँ मिलेगा सर, अब ओमेगा टी माइनस 9 नीचे परपेंडिकुलर, राइट? यस सर। यस तो ये 90 डिग्री नीचे मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, आई नॉट। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट सेम टू सेम सब कुछ मिलेगा उसमें सर, वी नोट तो कहाँ ही मिलेगा सर, कितने एंगल पर सर? ओमेगा टी और करंट 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 90
ऊपर को। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखना था यहाँ आई नोट होना था। सर आई। आई नो। I note. डन है क्या? यस सर। यस ये तो हमारे फेजर्स थे, ये इक्वेशंस थी और ये पूरा सर्किट था जब अलग अलग था ये सर्किट। अब हम इन तीनों को कंबाइन करके सीरीज में लगा देंगे और इसका नाम हो जाएगा RLC सर्किट। क्लियर है? आज ध्यान से सुनना, आज का जो टॉपिक होगा तुम्हारा वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आज के टॉपिक को अगर समझोगे तब जाके इसके क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं RLC सर्किट। तो अब यहाँ पर R भी लगा हुआ है, L भी लगा हुआ है और C भी लगा हुआ है। कैपेसिटर। और ये किसके साथ अटैच है? DC वोल्टेज के साथ नहीं है, किसके साथ है? AC। AC के साथ। वोल्टेज। तो ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल है सर, एक चीज तो V की वैल्यू तो सर अभी भी क्या होगी? V नोट साइन आई ओमेगा साइन ओमेगा। अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, V नोट अगर टोटल वोल्टेज है V नोट, तो ये इक्वली डिवाइड हो रही होगी ना सर, किस किस में? एक तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज, इक्वली ना बोलूं तो मैं बोलूं ये किस किस में डिवाइड हो रही होगी? रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज में, यानी V नोट R मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ किसकी? रेजिस्टेंस, और साथ में क्या होगा? प्लस ऑफ V नोट इंडक्टर। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इंडक्टर प्लस V नोट सी मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, है ना? इन सबको ऐड करके ही तो क्या आएगा सर? V नोट आएगा। और करंट इन सब में ही क्या फ्लो होगा? I नोट। अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात करूं तो क्या फ्लो होगा? I नोट, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, क्योंकि तीनों किसमें अटैच्ड है? सीरीज। क्लियर है सबको? बस यस सर। यही चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है सर। आओ थोड़ा सा वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे। वैल्यू पुट करते हैं सर। V नोट तो आ गया नेट वैल्यू वोल्टेज की, ठीक है सर। V नोट R मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? I नोट इंटू V इज इक्वल टू IR, सिंपल, प्लस V नोट L के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस कैसे निकालते थे हम? अब I नोट तो यहाँ पर भी आता था, लेकिन अब R की जगह क्या आ जाता था इंडक्टर में? एल ओमेगा से डिवाइड। क्या लिख देते थे? XL प्लस I नोट तो यहाँ पर भी आता था, लेकिन कैपेसिटर में क्या आ जाएगा? XC। समझ में आ रहा है ये स्टेप सबको? यस सर। डिवाइड हो गया सर, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं ये जो नेट वोल्टेज आई है LCR सर्किट की, वो तो आई है V नोट। नेट वोल्टेज क्या है, या टोटल वोल्टेज क्या है? V नोट। और वो डिवाइड हो गई किसमें? रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस। अब मैंने तुम्हें बार बार बताया था, फेजर्स और वेक्टर्स दोनों क्या चीजें हैं सर? अलग अलग है, लेकिन इनका कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सोल्व होने का तरीका क्या रहता है? सेम। और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है सर, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। देखो कैसे, अगर मैं इसको फेजर में बदलूं तो फिलहाल तो सब समझ सकते हैं हम, ओमेगा की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सबकी फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये कैसे आया इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, और भी कुछ कर सकते हो क्या सर? इसके साथ कर सकते हैं, आओ वैल्यू पुट कर देते हैं। V नोट को भी लिख दो ना, टोटल V नोट क्या होगा? सबको तुमने I नोट की फॉर्म में चेंज किया, देखो अब ध्यान से। V नोट को क्या लिखा? V नोट I नोट इंटू R, यानी ये थी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, तो ये रेजिस्टेंस ले लिया। ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस ले लिया। ये कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज, तो ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ले लिया। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन ये टोटल वोल्टेज है, तो यहाँ पर I नोट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टोटल रेजिस्टेंस से। और टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, उसी को मैं बोलता हूं इम्पीडेंस, और इसको लिखते हैं Z से। ये Z क्या है सर्किट का? इम्पीडेंस। और इसी को क्या बोलता हूं? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसके अंदर सब आ जाता है, XL भी, XC भी और R भी। तो ये कैसे निकालूंगा सर? क्या सीधा R प्लस XL प्लस XC ऐसे करके? नहीं,
इसको निकालने का तरीका है, इसको हम किससे निकालेंगे? फेजर की मदद से। किसकी मदद से बच्चों? फेजर की मदद, फेजर की वजह से, या हम मैं बोल दूं इम्पीडेंस ट्रायंगल की वजह से। पर फिलहाल समझ में आई है ये दोनों इक्वेशन जो मैंने लिखी है? यस सर। अब देखो, अब इनका फेजेस बनाते हैं सर। आ जाओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो वी नोट है वो यहां है, वी नोट आर, तो जहां वी नोट आर होगा वहां आई नोट भी हो सकता है। होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, होगा ही सर, क्योंकि सर करंट फेज में होता है रजिस्टर के, यही होता है ना? सेम। यस सर। सबको पता है जहां करंट मिलेगा, जहां वोल्टेज होगी रजिस्टर के क्रॉस, उसी की वहीं पर क्या दिखा दूंगा, उसी में हमारा करंट भी लाई करता है, क्योंकि करंट फेज में होता है किसके साथ? रजिस्टर की वोल्टेज के साथ, क्योंकि इनके अंदर कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता ना, दोनों बराबर होते हैं, कोई आगे नहीं होता, कोई पीछे नहीं होता। तो अगर रेजिस्टेंस के साथ आई नोट तो दिखाना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। सबको ये बात क्लियर है? यस सर। लेकिन क्या करंट फेज में होता है इंडक्टर की वोल्टेज के साथ? क्या करंट फेज में होता है कैपेसिटर की वोल्टेज के साथ? ऐसा होता था क्या? नो सर। कौन आगे होता था? अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो कौन आगे होता था, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर बनाऊंगा तो ऊपर बना दी सर, क्योंकि करंट अगर यहाँ है तो वोल्टेज इससे ऊपर होगा, 90 ऊपर चले जाओ तो 90 ऊपर जाने पर यहाँ मिलेगी ना सर कहीं, तो मिल दिया। क्या बोल दिया? वोल्टेज अक्रॉस, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्लियर है क्या? ऐसे ही सर जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या मिलेगी? पीछे मिलेगी करंट से या आगे मिलेगी? नीचे, पीछे मिलेगी। कैपेसिटर में करंट आगे होता तो वोल्टेज क्या होगी सर? पीछे। तो मैंने वी नोट एल को कहाँ रख दिया? वी नोट सी को कहाँ रख दिया? नीचे। क्लियर है क्या? ये कैसे बनाया? किसी को डाउट? नो सर। अच्छे से देखो, चले आगे। तो मैंने वी नोट आर बना दिया, मैंने एक्सएल बना दिया, मैंने वी नोट एल बना दिया, मैंने वी नोट सी बना दिया। ठीक है, अभी के लिए अभी इस इक्वेशन में देखो मेरे को साफ साफ पता है, बट मैं ये तो नहीं बता सकता। देखो मैंने सबके एरो ध्यान से बनाए हैं। मैंने वी नोट एल का एरो क्या बनाया? बड़ा बनाया। वी नोट सी का एरो क्या बनाया? छोटा बनाया। क्यों? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में अभी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वी नोट एल क्या हो, अगर बड़ा हो वी नोट सी से। क्यों माना सर? जरूरी नहीं है बच्चे, तुम उल्टा भी मान सकते हो, वी नोट सी किससे बड़ा हो जाए? वी नोट एल से। ऐसा भी हो सकता है। मैं अभी के लिए मान रहा हूँ, दूसरे केस के लिए भी सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं फिर किसी को? नो सर। चलो सर। अब मैंने कहा था ये सोल्व वेक्टर की तरह होते हैं कुछ कुछ, लेकिन वेक्टर्स नहीं होते। तो देखो साफ सी बात। अच्छा, इन सबको सोल्व करके आना क्या चाहिए? नेट वैल्यू क्या होगी? सारी वोल्टेजेस को सोल्व करके, सारी मैक्सिमम वोल्टेजेस को सोल्व करके नेट वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, सारी वी नोट आर, वी नोट सी, वी नोट एल को सोल्व करके नेट वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? वी नोट मैक्सिमम वोल्टेज दिख रही है। तो ये सोल्व करके सबको आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू जो इसकी आएगी वो क्या आएगी? वी नोट। क्लियर है ये बात? सोल्व कर लेते हैं सर, सोल्व भी कर लेते हैं सर इसको। सर वी नोट आर तो यही है सर, इसको तो छेड़ो ही ना, क्योंकि ये तो बेचारा अलग से ही पड़ा है, इसको तो अभी छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, इसको नहीं छेड़ेंगे सर। ये वी नोट आर तो यही है सर। अच्छा, वी नोट एल और वी नोट सी तुम्हें पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? यस सर। नेट डायरेक्शन ऊपर आएगा या नीचे इनको सोल्व करके? मतलब डायरेक्शन में बात करूंगा, मैं बोलूंगा फेजर इसका ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? ऊपर। एल क्या है सर? वी नोट एल क्या है? थोड़ा बड़ा है किससे? वी नोट सी से। तो नेट वैल्यू आएगी ऊपर की तरफ, और उसको लिखूंगा कैसे? वी नोट एल माइनस वी नोट सी। अब इन दोनों को भी जो सोल्व करके आंसर आएगा नेट वैल्यू, वो किसके इक्वल होएगा? इन सबको सोल्व करके किसके इक्वल आना था? वी नोट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर में निकालता हूँ, हालांकि वेक्टर नहीं है पर सोल्व वैसे ही हो रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, जिसको क्या बोल दिया मैंने? वी नोट। और ये एंगल कितना हो गया? पाई। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये मेरा फेजर डायग्राम हो गया
LCR सर्किट में सारी वोल्टेजेस का, जिसमें इंडक्टर आ गई, कैपेसिटर आ गया और रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. नो सर। Yes, sir. ठीक है, अब V0L आ गया, V0C आ गया, V0R आ गया, नई वैल्यू भी आ गई V0 की। अब ऑब्वियस सी बात है सर, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर? अब मैं इसमें V0 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ और इम्पीडेंस की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कैसे सर? अब तुम खास बात देख लो, ये V0L माइनस V0C चाहिए, यहाँ पर कम पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो एक No, ट्रायंगल sir. सा बन गया। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता सर, ये जो नेट V0 की वैल्यू आई है ये कैसे आई होगी सर? अंडर रूट करके किस किस को? V0 R का स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0 V0. तो V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L minus V0 C का square. V0 L माइनस V0 C का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ये इसकी नेट वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूछ लो किसी को कोई डाउट है। चले आगे, मैं बहुत धीरे से चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार समझ लोगे तो सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। यस सर। अभी जो मैंने V0 की वैल्यू निकाली है वो दोबारा पढ़ लो। V0 R Under root V0 R square C का V0 L माइनस C का स्क्वायर। अभी के लिए तुम सबको पता है, मैंने लेट किया है कि V0 L बड़ा है किससे? V0 C से। खास बात बताता हूँ इसकी, वैल्यू पुट कर दो सर इन सब की। V0 की जगह क्या लिखा था? I0 इंटू Z। यस सर। V0 R की जगह क्या लिखा था? I0 इंटू I0 into R R का स्क्वायर। V0 L की जगह क्या लिखा था? I0 इंटू XL माइनस I0 इंटू I0 X स्क्वायर। I0 स्क्वायर, I0 स्क्वायर, I0 स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर से बाहर लग के सिर्फ क्या रह जाएगा? I0 स्क्वायर रूट से बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? I0 से I0 गया, Z किसके इक्वल आ गया? रूट R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट XL माइनस XC। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये बिल्कुल सेम वैसी इक्वेशन सी बन गई जैसी मेरी V0 की इक्वेशन थी। देखो सेम टू सेम, बस जहां V था वहां पे रेजिस्टेंस की टर्म्स आ रही हैं। यहाँ V0 था, यहाँ पूरे टोटल, या टोटल की वोल्टेज थी, यहाँ टोटल का रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस की वोल्टेज थी, या रेजिस्टेंस का सिंपल रेजिस्टेंस, या इंडक्टर की रेजिस्टेंस थी, या इंडक्टर का रेजिस्टेंस, या कैपेसिटेंस की वोल्टेज थी, या कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। तो सेम टू सेम वैसा फॉलो कर रहा है। तो इसका फेजर भी बिल्कुल कैसा बनेगा? सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। सर यहाँ पर कौन था? V0 V0 R। यहाँ पर V0 R की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ R R, सिर्फ R हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्लू लाइन से बनाया था ना इसको। यस सर। सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? R। R अच्छा, ऊपर देखो क्या था? V0 L L, तो ऊपर अब क्या आ जाएगा? XL X L, और नीचे क्या आ जाएगा? XC XC, क्योंकि नीचे V0 लिखा था, नीचे क्या आ जाएगा? X। अगेन वही कंडीशन एज्यूमिंग वही रह रही है। मैंने XC छोटा क्यों बनाया? क्योंकि मैं मान के चल रहा था V0 वाला। तो यहाँ पर तुम कंडीशन लिख सकते हो XL इज ग्रेटर देन XC, इसलिए एरो बड़ा बनाया। उल्टा भी ले सकते हो तुम, ऐसा नहीं है कि XL ही बड़ा होगा, XC भी बड़ा होगा, और XL और XC दोनों क्या भी हो सकते हैं? सेम इक्वल भी हो सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हम तीनों केस पढ़ लेंगे, पर अभी के लिए क्लियर है XL इज ग्रेटर देन XC। तो सिर्फ कुछ चेंज करके वही वैल्यू बन जाएगा। सर देखो ध्यान से, ये XL ऊपर क्या आ जाएगा? सिर्फ XL माइनस XC और यहाँ क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। और अब इन सब का नेट सोल्व करके वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की? Z। और ये एंगल कितना था?
5. तो अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बन जाएगा क्या मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया R, ये हो गया Z, और वो क्या हो गया? XL माइनस XC. एक्सएल माइनस एक्ससी. बीच में क्या आ गया? 5. तो ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इम्पीडेंस Impedance. ट्रायंगल, और ये फेजर डायग्राम ऑफ द इम्पीडेंस. क्लियर है क्या सबको? सिंपल, सब कुछ अलग किया है कि अगर मैं सीधा बना देता तो थोड़ा मुश्किल लगता, लेकिन हमने सारा समझ के किया तो बहुत आसान थी चीजें. तुमने ही आधी से ज्यादा चीजें बोली. किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो पूछ लो अभी. No, sir. No, sir. चलें आगे, आओ. अब सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, हाँ बोलो. चलो, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर आर स्क्वायर. अब सर क्या करना है सर? अब तो वैल्यूज भी आ गई, सब कुछ आ गया. अब फाई की वैल्यू रह जाती है. फाई देखते हो, फाई क्या है सर? फेज डिफरेंस. सबको पता है ना, फाई हम शुरू से ही करते आ रहे हैं. ये क्या है? Yes, sir. फेज डिफरेंस. फाई की वैल्यू निकाल दो. टेंजेंट फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, इस यहां से निकाल दो. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है? एक्सएल माइनस XC upon R. अपॉन में हाइपोटेन्यूज है. R. No, sir. Base होता है. चलो ठीक है, अपॉन में आर हो जाएगा. क्लियर है? R हो जाता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर. फाई है फेज डिफरेंस. यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, कोस फाई. क्या? Cos phi. लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा. ठीक है, उसकी वैल्यू तुम अभी भी निकाल सकते हो. क्या होगी कोस फाई की वैल्यू? बता दो. चलो बताऊंगा नहीं, उसका रीजन क्या है, यही होगा. बट इसका जो सिग्निफिकेंस है भाई, टेंजेंट फाई का तो तुम्हें सिग्निफिकेंस पता है ना, फेज डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं. पर ये क्या बताएगा ये हम अभी बात करेंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोस फाई को छोड़ के किसी और चीज में किसी को कोई No, दिक्कत? sir. No, sir. No, sir. आगे चलते हैं. तो यही सब हमने बनाया हुआ है बच्चे. देखो, अगर एक्स सी बड़ा हो जाता तो जो ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आ रहा था पहले ऐसे बन रहा था, अब क्या बन जाएगा सर? आर तो अभी भी यहाँ रहेगा, लेकिन एक्स सी माइनस एक्सएल कैसा आ जाएगा? नीचे को आ जाएगा. फिर वो नीचे ऐसा बनेगा. नीचे. क्लियर है? ऐसा बनेगा. दिख रहा है? Yes, sir. कुछ फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम. इक्वेशन बिल्कुल सेम. बस जहां एक्सएल माइनस एक्ससी हो रहा था वहां एक्ससी माइनस क्या हो जाएगा? एक्सएल. और जब इक्वल होंगे वो अभी हम नहीं कर रहे, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बट फिलहाल यहाँ तक समझ में आ रहा है. ये हमने बना दिया इम्पीडेंस फेजर ऑफ द डायग्राम. ये इम्पीडेंस हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस Phasor diagram. ट्रायंगल. ये है इम्पीडेंस फेजर डायग्राम, ये है क्या? इम्पीडेंस ट्रायंगल. क्लियर? Yes. Yes, sir. अब ये क्या चीज है, इसके बारे में भी बात करेंगे. Here the class. रुक जाओ. ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं सर करंट लीड लेड बाय द वोल्टेज. जितना हमने पढ़ लिया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है अभी. अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम. कितना? सीरीज सर्किट 15 ओम, यानी 15 ओम का रेजिस्टेंस है. और क्या है सर इसके साथ? Inductance. Inductance. 0.08 हेनरी. एल की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू. Yes, और sir. सर कंडेंसर यानी कैपेसिटर भी है. कितना? 30 microfarad. Microfarad. अब वो जो उसके साथ वोल्टेज अटैच की हुई है जो कि एसी वोल्टेज होनी चाहिए, वो कितनी है सर? 500 radian 500 radian per per second. second. रेडियन पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी है उसकी, क्या है? सिर्फ ये. Frequency. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है. तुमने बताना है क्या करंट लीड करेगा या लैग करेगा, यानी करंट आगे जाएगा या पीछे जाएगा वोल्टेज से. और अगर होगा ऐसा कुछ, या लैग करेगा या लीड करेगा, और वो करेगा तो फिर वो कितने एंगल से, यानी फाई की वैल्यू भी बतानी है. कोशिश कर सकते हो क्या? एक बार ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? यस सर. हाँ भी नहीं बोलते, बताओ. Yes, sir. आर की वैल्यू 15 ओम है, एल की वैल्यू 0.08 है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है?
30 माइक्रोफैराड। ट्राई करो तुम्हारे एंड से क्वेश्चन को एक बारी। और ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी कितनी, 500। जहां भी रेडियन पर सेकंड है यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, रेडियन पर सेकंड है तो, और सिंपल हर्ट्ज है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ की फ्रीक्वेंसी म्यू। देखो कैसे करोगे, आर दे रखे, एल दे रखे, सी दे रखे, तुमसे पूछा है कि बताओ मुझे करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तुम्हें पहले पता है सिंपल, ये बात कौन बताता है करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? फेज। फेज है ना। करंट लीड करेगा कब भाई? आर तो वैसे एंगल वैसे ही प्लस हो रहेगा। रहा सुनो एंगल प्लस सुनो सुनो सुनो, हमने जो फेजर डायग्राम बनाया था वो ऐसे ही बनाया था क्या? यहाँ पर क्या बनाया था? आर। आर। यहाँ बनाया था सर आर। ऊपर क्या था सोल्व करके? एक्सेल था। नीचे क्या था? एक्स। नीचे एक्सी। अगर एक्सेल बड़ा होगा तो कौन किसका डोमिनेशन ज्यादा होगा, इंडक्टर का या कैपेसिटेंस का? इंडक्टर का। इंडक्टर का। तो इंडक्टर का करंट लीड करता है या लैग करता है? लैग। तो अगर एक्सेल बड़ा रहा तो करंट लैग करेगा, अगर एक्ससी बड़ा रहा तो करंट क्या करेगा? लीड। ऑब्वियस सी बात है या नहीं है, बताओ। यस सर। बस यही पता कर दो पहले का तो आंसर समझ में आ जाएगा। यानी अगर तुम एक्सएल माइनस एक्ससी निकाल रहे हो या एक्ससी माइनस एक्सएल, मान लो तुमने निकाला एक्ससी माइनस एक्सएल, क्या निकाला? सपोज करो तुमने एक्ससी माइनस एक्सएल, अगर ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आ गई तो कौन लीड करेगा बताना? कौन ज्यादा होगा? एक्ससी ज्यादा होगा या एक्सएल ज्यादा होगा? अगर ये पॉजिटिव एक्ससी, और एक्ससी ज्यादा होते ही करंट क्या कर रहा होगा? लीड करेगा। लीड तो बस अब तुम यही निकाल दो, चाहे एक्सी माइनस एक्सएल निकाल दो, चाहे एक्सएल माइनस एक्सी, वो तुम आराम से निकाल सकते हो। एक्ससी का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है क्या होता है, 1 ओमेगा 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 एल। फटाफट निकालो और मुझे आंसर बताओ पहले का ही पार्ट का, सिर्फ करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, सिर्फ इतना बताओ मुझे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। करो। नेक्स्ट मिलेंगे हम 10 बजे, ठीक है बच्चों, याद रखना उस बात को। 10 बजे नहीं, सॉरी कितने बजे? 10:30। क्या कह रहे हो? कौन लैग कर रहा है? आंसर बताया किसी बच्चे ने, बोलो बोलो। सर करंट लैग करेगा, एक्सेल की वैल्यू ज्यादा आ रही है एक्सी से। एक्सेल की वैल्यू ज्यादा आ रही है एक्ससी से। चलो चेक कर लेते हैं। करंट लीड कर रहा है बच्चे, यहाँ तो इसने बोला है, ध्यान से देखो। तुमने एक्सी माइनस एक्सएल निकाला है क्या? चलो निकाल। मेरा तो एक्ससी बड़ा आ रहा है। एक्सी ही बड़ा आएगा, कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है इन्होंने भी यही निकाला है, इन्होंने गलती से एल बोल दिया। चलो चेक करते हैं। एक्सी क्या निकाला है? 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी क्या है? बोलो। 1/500 into 500 t माइक्रो। यही आ रहा है क्या? ओमेगा क्या आ रहा है? 1/500, 1/ओमेगा, सॉरी 1/ओमेगा, और सी भी कहाँ होगा? नीचे ही, राइट? यस कितना आ रहा है? सी कितना आ रहा है? 30 माइनस एक्सएल कितना आ रहा है? ओमेगा यानी 500 गुना कितना? एल कितना है? 0.5 नहीं लिखा आपने। कहाँ पर? हाँ वो भी अभी चेंज कर दो, कर देंगे। यहाँ पर लिख दो ये लो। अब ठीक है, लास्ट में कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? देखो 8 5 40, साफ पता लग रहा है तुम्हें। यहाँ पर करोगे तो ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 3, ऊपर जाके कितना रह जाएगा? 1000 क्या? यस सर। बोलो 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 बोलो, कर लो, कोई बात नहीं। 10 टू पावर 6,
यहाँ पे 10 की पावर थी, यानी 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 15 1000 माइनस 40, यहाँ पे 15 है, तो ये तो काट सकते हो क्या आराम से। यस सर। अब बताओ कितना आंसर आएगा, 66 कुछ आ रहा है ना ये, हाँ 66.6 66.66 यानी 66.7 मान लूं अप्रोक्सीमेट, माइनस में यस सर 40, तो सबसे सिंपल सी बात है, ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। XC क्या है, बड़ा है XL से, और XC बड़ा होते ही करंट क्या करेगा, लीड लीड करेगा। लीड। पहले पार्ट का तो आंसर क्या आ गया, यस लीड करेगा। क्लियर है। यस सर। यस तो सर। कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। लैग वाला पार्ट तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। ये हमारा हो गया स्टेप 1, ये स्टेप 2, ठीक है, और ये स्टेप 3, एंड देन आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। अब बात कर रहे हैं, अगर तुमने निकाल दिया भाई लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, लीड कर रहा है सबसे बड़ी बात तो, और लीड करते ही जो फिगर बन जाएगी कुछ ऐसे बन जाएगी सर, है ना। यस सर। तो अगेन वही सर, टेंजेंट फाई निकाल दो कितने से लीड कर रहा है, तो पहले एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर करते थे, अब क्या करते थे, सी माइनस एक्सएल अपॉन टेंजेंट फाई निकाल दिया, एक्ससी माइनस एक्सएल तुमने निकाल ही दिया, 66.7 में से 40 माइनस करा है। किसी को कोई डाउट। नो सर। आर की वैल्यू कितनी है सर 15। क्या यहाँ से फाई की वैल्यू नहीं आ सकती क्या, आ जाएगी। फाई क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 66.7 माइनस 40 बाय 15। इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू होगी बच्चे, अगर वो आ रही होती 30, 45, 60, 90, 120, 180, 270, सॉरी, ये सब तो तुम्हें पता होती वैल्यू, है ना, तो ये वैल्यू गिवन ना होती। बट अगर इसको सोल्व करके आ रही है वैल्यू 15 डिग्री, 17 डिग्री, 19 डिग्री, 23 डिग्री, तो वो गिवन होगी तुम्हें। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है सबको। हाँ, टेंशन मत लेना। फाई कैसे निकालना है सबको क्लियर है अब। यस सर। किसी को कोई डाउट। तो सबसे पहली बात तो सर ये थी कि करंट लीड कर रहा है, लीड करते ही हमने फाई की वैल्यू निकाल दी। ये देखो ये आंसर आ गया। अब कोई बच्चा ये मत कह देना इसने नेगेटिव आ रहा है सर, इसने एक्सएल में से किसको माइनस किया है, एक्ससी। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्ससी बड़ा है। अगर एक्सएल में से एक्ससी माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, एज एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्स। क्लियर है। चले। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन देखो, एक सीरीज एलआर सर्किट है बच्चे, कनेक्टेड टू, अब यहाँ पर पावर फैक्टर का रेशियो आ गया ना, पावर फैक्टर की बात आ गई। उससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं, एक आरएमएस वोल्टेज, पावर फैक्टर अभी नहीं कराया, वो जो कोल्ड ड्रिंक का गिलास दिख रहा था ना तुम्हें, उससे कराएंगे पावर फैक्टर। तो अभी वो उसका कंसेप्ट किया नहीं है। इस पे देखो पहले ये क्वेश्चन देखो, आरएमएस वोल्टेज, मैंने बोला था चाहे आरएमएस हो चाहे वी नोट हो, फेजर दोनों का क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो आरएमएस वोल्टेज देखो, वीएल, वीसी एंड वीआर तीनों कैसे हैं सर, कनेक्टेड है अक्रॉस द इंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टर, ठीक है। फाउंड दैट द रेशियो वीएल, रेशियो वीसी, रेशियो वीआर की रेशियो कितनी है, 1:2:3। याद है क्या, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक्स्ट्रा क्लास याद होगी रेशियो देखते ही। किसी को याद आई, एनर्जी वाले, हाँ रेशियो वाला क्वेश्चन था ना उसमें, जिसमें मैंने बोला था स्पेशल कि इसका मतलब क्या, वीएल रेशियो वीसी रेशियो वीआर का मतलब ये हो गया क्या, वीएल 1 वोल्ट है। नो सर। नो सर। इसको कैसे लिखते हैं, 1 वोल्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 के लिख सकता हूँ, 1 का मल्टीप्लायर है। सी को लिख दूंगा 2 के, 2 का मल्टीपल है। वीआर की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो क्या लिखूंगा, 3 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3 वैसा ही यूज करेंगे अब इसके अंदर। वीएल, सॉरी वीआर, सिंपल लिख देते हैं, आर एल एंड सी। तुम्हें पता है इसने रेशो दे रखी है, वीएल, वीआर, वीसी और वीआर की कितनी सर, 1:2:3। हमने कहा कोई बात नहीं,
आरएमएस वैल्यू। तो सर इफ द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एसी यानी टोटल वोल्टेज आरएमएस की, जैसे वहां पर वी नोट की वैल्यू गिवन होती थी, अब किसकी वैल्यू गिवन है? वी नोट की जगह वी आरएमएस। नेट जो टोटल सोर्स की वोल्टेज की टोटल मैक्सिमम वैल्यू ना गिवन होके आरएमएस वैल्यू गिवन है कितनी? 100 वोल्ट। और तुमसे पूछी किसकी वोल्ट है? वीआर की। वीआर की मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? अगर टोटल आरएमएस वोल्टेज कितनी है बच्चे? 100 वोल्ट। 100। तुमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस बतानी है। हमें सिंपल पता है सर, आरएमएस टोटल के साथ जो रिलेशन है वो तो फेजर वाला हमें पता ही है। क्या लिखते थे? जो यहाँ पर वोल्टेज आती थी वो किसके इक्वल आती थी? वी नोट आर का स्क्वायर प्लस बीएल माइनस, यही तो आती थी ना टोटल आरएमएस। जो वी नोट के लिए इक्वेशन होती थी वही आरएमएस की होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बट अब मैं वीआर की वैल्यू क्या पुट करूँ इस इक्वेशन में, वीएल की क्या करूँ और वीसी की क्या करूँ? क्योंकि वीआरएमएस तो मेरे को टोटल गिवन है कितनी? 100। हमारी आती है कि इनकी जगह क्या पुट करूँ सर ताकि मेरा आंसर आ जाए। कैसे करेंगे? हमेशा की तरह जो मैंने उस एक्स्ट्रा क्लास में भी सिखाई है ये चीज। अगर वीएल 1 है तो क्या लिखूं? वीएल को 1 के लेट कर लूंगा। ऐसे ही वीसी को क्या लेट कर लूंगा? 2 के। वीआर को क्या लेट कर लूंगा? 3 के। अब वैल्यू तो वीआर की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 9 के प्लस वीएल माइनस वीसी की जगह, यानी वीएल कितना है? 1 के। अब उल्टा भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से। चाहे अब आंसर चाहे -1 आएगा, चलो कर लो एक बारी। 1 के में से 2 के माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस। और 1 के -1 के का स्क्वायर क्या होता है? टोटल कितना आ जाएगा? 10 के स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो के की वैल्यू बता सकते हो क्या आगे? 100 बाय √10। क्लियर है क्या सबको? अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, इसने वीआर की वैल्यू पूछी है। वीआर तो मैंने पहले ही लेट किया हुआ, कितना है? 3 के। 3 तो है ही, के की जगह क्या पुट कर दूं? 100 बाय √10। तो ये कितना आ जाएगा? 300 बाय √10। कौन सा ऑप्शन लगता है तुम्हें आएगा? सर इसको कैंसिल कर सकते थे, √10 को कर सकते हो, तभी तो आंसर पूछा मैंने तुमसे। कैंसिल करके ही तो आएगा आंसर। बताओ ना, ए बी सी डी। हमारा तो अभी कोई भी मैच नहीं कर रहा। कर रहा है क्या कोई मैच? नो नहीं। सर। तो वो कभी आएगा जब सोल्व करोगे आगे। 300 को क्या लिख सकते हो? 3 रैशनलाइज कर लो। हाँ, चाहे रेशनलाइज कर लो चाहे लिख दो। 300 को क्या लिख दोगे? 3 इंटू में 100। 100 को कैसे लिखूंगा? 10 इंटू 10। 10 को तो ऐसा ही लिख दो, एक को लिख दो 100√10, एक को फिर से 100√10 डिवाइडेड बाय 100√10। कट गया क्या? 30√10 कितना आ गया? 30√10। √10 3 पॉइंट समथिंग होता है। यस सर। तो 30 इंटू 3 पॉइंट समथिंग लगभग किसके इक्वल आएगा? 90। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो। नो सर। इक्वेशन देख लो क्यों हमने लगाई है, सबका तुम्हें रीजन पता होना चाहिए। जिसको रीजन नहीं पता होगा उसका कभी कुछ नहीं होगा। आरएलसी सर्किट दे रखा था, यहाँ पर हर जगह हम वी नोट की बात करते थे, लेकिन अब यहाँ इसने किसकी बात करी है? वी नोट की जगह वी आरएमएस। तो हमने बताया, हमें पता है सर जैसा फेजर जैसा सिक्वेशन से वी नोट की लगेगी वैसे ही वी आरएमएस की लगेगी। मैंने लगा दी। वी आरएमएस की वैल्यू दे रखी थी, रेशियो दे रखी थी। रेशियो का कंसेप्ट हमने एक्स्ट्रा क्लास में सीख लिया था सर। अब वीएल को मैं 1 नहीं बोलूंगा, 1 का मल्टीप्लायर बोलूंगा, इसलिए वीएल को 1 की जगह क्या लेट किया? 1 के। ऐसे ही वीसी को क्या लेट किया? 2 के। और वीआर को क्या लेट किया? 3 के। वैल्यू कर दी, के की वैल्यू निकाल के वीआर निकाल दिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ पूछो, कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं सर। ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन मेरा डन है पहले से। याद है क्या हमने किरचॉफ लॉ से किया था एलआर सर्किट का क्वेश्चन? ऐसे मैंने किरचॉफ लगाया था, वीपी में से कुछ माइनस होगा, है ना?
तो सेम टू सेम मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हारा रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देखा दिशा वाली बुक में, ये एसी सर्किट के अंदर भी ये क्वेश्चन डाल रखा है, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ ताकि तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो। क्लियर है? ये क्वेश्चन वैसे हो चुका है अपने आप से, ठीक है। चलो अब आ जाओ पावर फैक्टर वाली बात पे। अब देखो पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर यहाँ पर जो बात करते हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास दो तरह की चीजें होती है बच्चे, एक होती है अपेरेंट पावर। क्या होती है? एक अपेरेंट पावर, एक होती है एक्चुअल पावर। सपोज कर लो जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, ऊपर तुम्हें झाग झाग दिख रही है, सिर्फ दिख रही है ना, लेकिन तुम्हारे कान की चीज क्या होगी जो तुमने अगर कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो ऊपर तो गैस गैस दिखती है, उसकी झाग झाग दिखती है, चाहे जीरा लेमन समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। तो तुम्हें तो नीचे वाली चीज पीनी होती है ना, सिर्फ उसके झाग के जो नीचे है। तुम्हारी मेन कान की चीज क्या है? सिर्फ इतना पोर्शन है ना, है ना, सिर्फ इतना पोर्शन ये वाला। तो सर ये हमारे कान की चीज है, तो ये पावर कैसी पावर है? रियल पावर। लेकिन मैं टोटल की बात करूं तो उसके अंदर तो झाग भी आ रही है, ये इसको क्या बोलता हूं सर? रिएक्टिव पावर। क्यों बोला सर रिएक्टिव पावर? इसी की वजह से हम अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे ड्रिंक को। जैसे सर सिंपल सी बात समझो, तुम लेस वाली बात समझो। लेस समझते हो ना, लेस वाला पैकेट होता है सबका, उसके अंदर हवा भरी होती है ज्यादा। चिप्स क्या होते हैं सर? कम होते हैं, है ना। चिप्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो उसका जो प्राइस होता है, उसका जो प्राइस होता है वो टोटल प्राइस कितना है? मान लो 10 रुपए। तो वो 10 रुपए में वो गैस वाला पार्ट भी काउंट कर रहे हैं और अंदर का चिप्स का जो मात्रा है वो भी काउंट कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो हमें ताकत देने वाला है? हमारे लिए जो फालतू की चीज है वो क्या है? उसी गैस। गैस भी गलत नहीं है सर। अगर गैस ना हो उसके अंदर तो वो अच्छे से स्टोर रह पाएगा क्या अच्छे लंबे टाइम तक? गैस जो है वो एक्चुअल पावर प्रोवाइड नहीं कर रही सर, वहां पर एक्चुअल पावर प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन मदद कर रही है ना एक्चुअल पावर के लिए। तो जो एक्चुअल पावर प्रोवाइड ना करे लेकिन मदद कर रहे, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं बच्चे? रिएक्टिव पावर। मोटर वाले कंपोनेंट्स हैं हमारे सर्किट में, मोटर वाले कंपोनेंट कुछ भी, वो सारे कैसे पावर है सर? रिएक्टिव पावर, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इस आरएलसी सर्किट में आर क्या होता है? रेजिस्टर। लोड की जगह मैं कुछ भी लग सकता हूँ। लोड मतलब कोई भी चीज जो तुम लगा रहे हो सर्किट में, मतलब बल्ब भी लग सकता हूँ उसकी जगह, प्रेस भी लग सकता हूँ, ट्यूबलाइट भी रख सकता हूँ, स्विच भी रख सकता हूँ। ये सब क्या हो गया? मेरा लोड। एक्चुअल में तो मेरे को बल्ब जगाने से मतलब है ना सर्किट में, है ना। तो वो मेरा हो गया रेजिस्टर। वो क्या हो गया? मेरा रेजिस्टर। लेकिन पूरे सर्किट की पावर में रेजिस्टर भी आएगा, इंडक्टर भी आएगा और कैपेसिटर भी आएगा। तो ये तो हो गई सर अपेरेंट पावर टोटल। लेकिन जो एक्चुअल पावर इक्विपमेंट के लिए मेरे को चाहिए होगी, जो मेरे को अवेलेबल होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर रहा होगा? रेजिस्टर। कौन यूज करेगा? किसके लिए देखूंगा? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर। तो वो चिप्स वाला पार्ट सिर्फ किसका हो गया सर? रेजिस्टर का। ठीक है। और टोटल बात करूं तो उसके अंदर चिप्स प्लस में क्या आ जाएगी सर? गैस। जैसे इसके अंदर ये फोम आ रही है और नीचे लिक्विड आ रहा है, लेकिन मेरा पार्ट तो कौन सा है? सिर्फ लिक्विड वाला। तो मेरे को एक्चुअल पावर निकालने के लिए क्या मतलब, अगर सिर्फ रियल पावर निकालनी है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। मेरे को जो चाहिए वो सर चाहिए एक्चुअल पावर। तो मैं तो सिर्फ रियल की बात करूंगा, और रियल को किससे डिवाइड कर दूं? अपेरेंट पावर, यानी टोटल पावर से। तब मेरा जो चीज आती है उसको मैं बोलता हूं पावर फैक्टर। क्या बोलता हूं उसको मैं? पावर। मतलब जो रियल पार्ट यानी चिप्स वाले पार्ट को ऊपर रखा। अपेरेंट मतलब टोटल, जिसके अंदर चिप्स भी आ रहा है और गैस भी आ रही है ना। तो जो बचेगा वो पावर फैक्टर। अब देखो इसको समझने का मतलब, पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है एक्चुअली। अगर चिप्स ज्यादा हुआ, गैसेस कम हुई, तो मेरा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? बहुत फायदा है ना। तो उस केस में मेरा पावर फैक्टर क्या है? बड़ा हुआ है, अच्छा पावर फैक्टर है। इसीलिए तो यहाँ पर अगर चिप्स ज्यादा तो रियल वाला पार्ट ज्यादा, अपेरेंट वाला पार्ट जो भी होगा वो तो कांस्टेंट है, रियल पार्ट बढ़ गया, है ना। ऐसे ही लेकिन अगर गैस वाला पार्ट ज्यादा तो अपेरेंट पावर तो बढ़ी जाएगी, लेकिन रियल पावर क्या हो जाएगी सर? कम। तो इसका मतलब क्या है? तुम चिप्स का पैकेट ला रहे हो, लेस का चिप्स है, एक तो डायमंड वाले चिप्स आते हैं, देखे होंगे सबने, है ना। और एक लेस वाले चिप्स आते हैं।
तो डायमंड Yes, वाले sir. चिप्स में क्या होता है सर, मात्रा भी ज्यादा होती है, तो उसमें Yes, रियल sir. पावर भी ज्यादा है, लेकिन अपेरेंट पावर तो कांस्टेंट है दोनों में। लेकिन लेस में क्या है, रियल पावर सर कम है। कम है, कम है, सर। चिप्स क्या है उसके अंदर, कम कम है, कम है सर। है ना। तो डायमंड वाले चिप्स में क्या होती है, रियल पावर ज्यादा होती है। तो उसका पावर फैक्टर किसका ज्यादा होगा, डायमंड वाले का या लेस वाले का। डायमंड वाला। डायमंड वाले। अब इसी को कंपेयर करते हैं हमारे सर्किट से। हमारे सर्किट में जो काम होगा वो सबसे ज्यादा कौन लेगा, जो पावर आउटपुट लेगा, रेजिस्टर। तो रियल पावर की जगह किसकी पावर लिखूं, पावर अक्रॉस रजिस्टर। रेजिस्टर। तो पावर अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर में तो सब आ गया, यानी टोटल पावर, यानी अपेरेंट पावर, जिसके अंदर कौन कौन आ गया सर, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इसका फॉर्मूला हो गया इसमें पावर फैक्टर का। तो जब जब रेजिस्टर के लिए पावर अवेलेबल होगी ज्यादा, तब तक पावर फैक्टर क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर रजिस्टर के लिए पावर क्या हो सर, कम, तो पावर फैक्टर क्या होगा, कम। तो अब पावर फैक्टर को फॉर्मूला और डेफिनेशन बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रहा है। पावर अवेलेबल फॉर द रेजिस्टर, जो पावर अवेलेबल है जो एक्टिव सर्किट के लिए, जो टोटल पावर अवेलेबल होगा मेन पार्ट के लिए, और मेन पार्ट मेरा क्या है, रेजिस्टर। में जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, काम करने के लिए जो पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो रेजिस्टर है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं कर रहे। वो तो एनर्जी का सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देंगे, मैग्नेटिक एनर्जी में, कभी मैग्नेटिक एनर्जी को बदल देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक्चुअल जो यूज कर रहा है वो कौन कर रहा है, रेजिस्टर। इसीलिए रियल पावर मेरी रेजिस्टर है। तो अब इसको करते हैं, डिराइव कर देते हैं फटाफट। तो मेरा पावर, हाँ बोलो बोलो। पावर रजिस्टर ही यूज कर रहा है, तो बाकियों को हम कनेक्ट ना करें तो वो तो सबसे अगेन वही बात, चिप्स के अंदर सिर्फ चिप्स छोड़ दो, 2 दिन में चिप्स खराब हो जाएंगे। गैस की जरूरत है ना, गैस की जरूरत है। और कैपेसिटर एनर्जी को ऑसिलेट करने में काम कर रहे हैं, वो रिएक्टिव पावर है, उनके बिना काम नहीं चल रहा था अभी फिलहाल। मैं एसी के इसकी बात कर रहा हूँ अभी, है ना, जनरल। वैसे तो तुम डीसी सर्किट में तो नॉर्मल चला भी लेते हो ना वैसे, है ना, और रजिस्टर में भी चलाते हो। अभी तुमने नॉर्मल देखा भी तो है, जब हमने प्योर रजिस्टर लगाया था ना, जब प्योर रजिस्टर लगाया था तब भी तो काम बना था हमारा। उस केस में इंडक्टर करंट और वोल्टेज साथ साथ है। लेकिन जब एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हो तो इंडक्टर भी इंक्लूड कर रहे हो और कैपेसिटर भी। ये हेल्प कर रहे हैं, एक्चुअल पावर नहीं हो रही बट हेल्प तो कर रहे हैं। जैसे एक मोटर है सर, मोटर काम तो करेगी ना सर थोड़ा बहुत, वो मोटर ही क्या हो गया, एक किस्म से इंडक्टर और कैपेसिटर हो गया। तो पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर अक्रॉस रेजिस्टर अपॉन टोटल पावर, अपॉन अपेरेंट पावर यानी टोटल पावर। अब एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला पढ़ा है सबने, सीरीज में क्या यूज करते थे, आई स्क्वायर। आई की जगह आई नॉट लिख दूं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। पावर अक्रॉस रेजिस्टर के लिए क्या लिख दूंगा, आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर आर, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टर की। अब टोटल सर्किट के लिए आई नॉट स्क्वायर, टोटल का क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, प्लस एल प्लस जेड, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तुमने जो फॉर्मूला बोला वो किसका है बच्चे, जेड का ही तो है। एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो जेड का ही है। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जेड। आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कट गया तो ये क्या आ गया, पावर फैक्टर आर अपॉन जेड। अभी याद है क्या, आर अपॉन जेड मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, यस सर। इक्वल था, कॉस में लगवाया। cos फाइव। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आगे लिख सकता हूँ, ये किसका फॉर्मूला है, पावर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया सर, पावर फैक्टर। इसको क्या लिख दूं, cos फाइव। तो यहाँ पर एक टर्म तुम्हें जरूर मिलेगी आरएलसी सर्किट में, और मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, ये पूछी भी जाती है और क्वेश्चंस में गिवन भी होती है। पावर नहीं है, ये क्या है, पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर हमें बताता है कि एक्चुअल पावर कितनी अवेलेबल है मेरे सर्किट के लिए, यानी रजिस्टर कितनी ले सकता है, ऐसा समझो। क्लियर है, यस सर। दिस इज पावर फैक्टर। यस सर। आर बाय जेड इसका फॉर्मूला हो गया। और देन हम अभी क्वेश्चन पे थे, जैसे ये क्वेश्चन है, फटाफट देख लो, इसके बाद छुट्टी। एक एलआर सर्किट है कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2R। कौन सा सर्किट है, सिर्फ एल है और सिर्फ क्या है इसमें, आर। सी नहीं लगाया, बस जो सी नहीं लगाया तो एक्स की वैल्यू 0,
तो एल लगा रखा है सर और आर लगा रखा है, आर और एल, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया हुआ है एसी के सोर्स से सर। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी किसकी वैल्यू गिवन है बच्चे, एक्सएल कितना गिवन है 2R, और रेजिस्टेंस तो आर है ही, रेजिस्टेंस तो आर है ही। और क्या गिवन है बच्चे, अच्छा पहले तो सिर्फ यही गिवन है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सर्किट में क्या ऐड कर दिया, देखो ध्यान से, हाँ कैपेसिटर उसके बाद ऐड किया, और उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी दे रखी है, R। तो बता रहा कि रेशियो बताओ न्यू पावर फैक्टर टू द ओल्ड पावर फैक्टर। इतना आसान क्वेश्चन नहीं गिवन होगा सर। इसका देखो पावर फैक्टर आर और इसमें है एल, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, वो किसके इक्वल होता है, आर अपॉन जेड। आर तो इसमें आर है ना, आर तो आर है ही। जेड की जगह क्या लिखते हो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में सर एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि वो तो 0 है ना हमारे यहाँ। लिखे फॉर्मूला लिखते थे एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, लेकिन एक्सी तो यहाँ क्या है 0 स्क्वायर होगा एक्सएल। तो अब इसको सोल्व कर दो, आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्सएल कितना है 2R स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर बाय अंडर रूट 5R स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 बाय अंडर रूट। 5। क्लियर है क्या सबको, यस सर। कोई डाउट। अब सेकंड केस में तो तुम आराम से निकाल दोगे, एल सी आर, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, आर एल सी। हाँ अब बताओ सेकंड केस में भी cos फाई तो क्या ही रहेगा सर, इसको cos फाई डैश बोल दो, आर अपॉन जेड, आर तो आर ही है सर, जेड की जगह आप क्या लिखूं सर, आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। उल्टा मत कर देना, एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं पहले माइनस करना है फिर क्या है स्क्वायर करना है। तो आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 2R और एक्सी कितना है आर, तो इनको सोल्व करके क्या आएगा, सिर्फ R है, तो ये कितना आ रहा है आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2R, तो क्या आ जाएगा 1/√2। तो एक्स सॉरी क्या बोल रहे थे, पावर फैक्टर अक्रॉस cos फाई की वैल्यू आई थी 1/√5 और cos फाई डैश की वैल्यू क्या आई है 1/√2। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, न्यू से ओल्ड की रेशियो पूछिए, न्यू टू ओल्ड, तो ऑप्शन बताना क्या आएगा, न्यू ये है ना, हाँ तो ये ओल्ड होगी, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो √2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2 √5 ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान से करते हैं, कर देते हैं, cos फाई डैश माइनस cos डिवाइड बाय cos फाई, तो करो cos फाई डैश कितना है 1/√2 ना, न्यू पावर, और ओल्ड पावर क्या है 1/√5, √5 के भी डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगी √5/2। क्लियर है क्या सबको, डी हो जाएगा। क्लियर है, ये आ गया। किसी को कोई भी डाउट है इस पूरी इक्वेशन में, लास्ट क्वेश्चन था ये, फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे, ये तुम्हारे हैं होमवर्क क्वेश्चन, दिख रहा है होमवर्क 1 और 2 और 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एलसीआर का हम अभी पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि एलसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, तो इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन करके आना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों क्वेश्चंस, और वो तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि हम कर चुके हैं, हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने मेंशन कर दिया, बट ये कर चुके हैं हम। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अभी हमने देखा जो z है वो किसके इक्वल है, टोटल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस टेंजेंट फाई किसके इक्वल है बच्चे, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन सब बोलेंगे वही सुनी को लर्न होगा। और cos फाई किसके इक्वल है, R अपॉन Z। cos फाई को क्या बोलता हूँ
सर पावर 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 और फैक्टर इसको किसके इक्वल रखता हूँ? एक्चुअल पावर एक्चुअल पावर अपॉन टोटल पावर। अपेरेंट पावर। पेरेंट पावर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? ये सिर्फ उस कोल्ड ड्रिंक वाले के लिए एग्जांपल नहीं है। लास्ट में तुम अभी एसी के सर्किट में पावर भी निकालोगे। क्या निकालोगे? पावर। पावर फैक्टर नहीं, पावर भी निकालोगे। वो इस इक्वेशन से आसानी से निकल जाएगा, इसीलिए ये इक्वेशन लर्न करवा रहा हूँ। पावर फैक्टर किसके इक्वल है? एक्चुअल पावर अपॉन में मेन एक्टिव यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, चलो और कुछ किया था क्या? फेजर डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया सबको? क्लियर है? दोनों केस पढ़ लिए। अगर एक्स ये कब है? इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। अगर उल्टा हो जाए तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? एक्सी माइनस एक्सएल। तो हमने दोनों केस पढ़ लिए। इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, इफ एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। अब तीसरा केस क्या बनता था? जब एक्सी एंड एक्सएल दोनों सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसीलिए इसको आज नहीं डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट केस। सर तो 0 हो जाएगा 10-5। 10-5 0 हो जाएगा बिल्कुल। और z क्या हो फाई जाएगा? की वैल्यू तो आई। z क्या हो जाएगा? फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z तो आधी जेड तो आर ही हो जाएगा ना। z r हो आर हो जाएगा। जाएगा। तो उस सर्किट केस में सिर्फ हमारा सर्किट 0 धीरे जाएगी। हाँ 0। और उस केस में हमारा जो सर्किट हो जाएगा वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। LCR सर्किट होने के बाद भी वो ऐसा काम करेगा जैसे सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है उसमें? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, मिलते हैं हम आपको क्लास में। आज हम भटकेंगे नहीं। क्या था सर? आज हमने 12th का पोर्शन कंप्लीट करना है, कोशिश करेंगे। ठीक है, यस सर। 12th का पोर्शन तो सभी जल्दी करवा आएंगे। देना पूरा ही। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आज हम स्क्रीन शेयर वाला वो वाला सीन नहीं करेंगे। हम पहले से ही क्वेश्चन पेस्ट कर दें, ऐसा कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगा मैं अगर मेरे को टाइम मिले तो। डिनर कर लेना पहले ना। डिनर नहीं हो पाएगा पहले ना, तो वही तो बात है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे काम। ठीक है, 12th वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, वरना कुछ ऐसा ही क्वेश्चन छोड़ देंगे जो इजी होगा। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट। 9:30 बजे मिलेंगे बच्चे।